नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 11 गुजराती सेकेंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर 20 है दिलावरी आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो अब हम इस लेसन को पढ़ने से पहले इसके जो लेखक हैं उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। तो अब हम लेखक राघव जी माधड़ का परिचय प्राप्त करेंगे। દિલાવરી જેના લેખક છે રાઘવજી માધડ, તેઓનો જન્મ 1/6/1961માં થયો હતો. રાઘવજી દાનાભાઈ માધડનો જન્મ અમરેલી જિલ્લાના દેવળિયા ગામે થયો. MA PhD સુધીની પદવી પ્રાપ્ત કરી છે. નવલકથા, નાટક તેમજ લોક સાહિત્ય ક્ષેત્રે તેમનું પ્રદાન મૂલ્યવાન રહ્યું છે. ઝાલર, અમરફળ, જળતીર્થ, કૂખ, લોકવાણી, બે શબ્દની વાત તેમના નોંધપાત્ર પુસ્તકો છે. સાહિત્યની વિવિધ સંસ્થાઓ દ્વારા સન્માન, પારિતોષિક પ્રાપ્ત થયા છે. શિક્ષણ ક્ષેત્રે અભ્યાસક્રમ, પાઠ્યપુસ્તક નિર્માણ તેમજ પ્રશિક્ષણ સંશોધન ક્ષેત્રે રાજ્ય તેમજ રાજ્યની બહાર તેમણે મહત્ત્વનું કાર્ય કર્યું છે. મારી શિક્ષણ ગાથા તેમજ વર્ગ એ જ સ્વર્ગ એમના શિક્ષણ વિશેના પુસ્તકો છે. ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ ગાંધીનગરમાં સેવારત છે. ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી ગાંધીનગર દ્વારા તેમનું પુસ્તક લોકવાર્તાની લાણ પ્રગટ થયું છે. તેમાંથી આ લોકકથા લીધી છે. કાઠિયાવાડ પંથકના સાવ નાનકડા ગામમાંથી એક રાજવી દરબાર પસાર થાય છે. ગામ પોતાના જાણીતા કવિરાજનું હોવાથી તેમને યાદ કરે છે. કવિરાજ ગામના પાદરમાં આવે છે અને દરબારને આગ્રહ કરી પોતાના ઘરે લઈ જાય છે. એકબીજાના ખબર અંતર પૂછે છે. વરસ નબળું હોવાથી ખાસ અનાજ પાક્યું નથી એવું દરબાર જાણી લે છે. પછી પોતાના રાજમાં જઈ કવિરાજ માટે અનાજના ગાડા મોકલાવે છે. કવિરાજ એકાએક આવેલા રાજના ગાડા જોઈને વિચારમાં પડી જાય છે. દરબારે પોતાને લાલચું તો નહીં સમજ્યો હોય ને એમ એને લાગી એવું આવે છે, પણ પછી થાય છે કે દરબારની ઉદારતાને લીધે અનાજ મોકલ્યું હશે. આ કથામાં તળપદ પરિવેશ, રીત રિવાજ, લોકબોલીનો વિનિયોગ અને નિહિત મૂલ્ય સંસ્કારની एक विसरायली संस्कृति जाने सजीवन थाय छे. ये एक लोक कथा है. इस लोक कथा के अंदर जो काठियावाड़ पंथक है वहाँ के जो एक राजवी है दरबार, वो एक बार जब सन्नाड़ी गांव से गुजर रहे होते हैं और अपने जो कविराज है गगुबा उनसे जो मुलाकात होती है वो कथा यहाँ पर हमारे सामने रखी गई है. कहते हैं कि एक बार ये जो राजवी है यानी कि राजा जो है दरबार है वो वहाँ सन्नाड़ी से गुजर रहे होते हैं और वो वहाँ से होके जब गुजरते हैं तो अपने किसी खास आदमी को गगू बाबा के घर पे भेजते हैं और कहते हैं कि दरबार आपके पादर में पधारे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं. तो ये सुनकर गगूबा जो है वो तुरंत ही उनके पास पहुंच जाते हैं और उनको अपने घर पे न्योता देते हैं और बुलाते हैं. और उन्हें बुलाते वक्त वो एक वाक्य कहते हैं कि चकली ना माड़े गरुड़ पधार्या, यानी जो चिड़िया होती, चिड़िया के घोंसले पर जो गरुड़ होता है उसको जब वो पधारता है उस प्रकार का जो सेंटेंस है वो यूज़ करता है. तो दरबार को थोड़ा आश्चर्य हुआ. फिर बातों बातों में जब दरबार ने उन्हें पूछा कि आपका जो घर-बार है, ये जो आपका खेती-बाड़ी है, वो सब कैसा चल रहा है? तब गगूबा बताते हैं कि इस साल बारिश नहीं हुई, इसीलिए कहते हैं कि फसल भी अच्छी नहीं हुई और अनाज भी नहीं इतना निकला. तो ये सुनकर दरबार सोच में पड़ जाते हैं, कहीं इसीलिए तो गगूबा ने उन्हें इस प्रकार का जो उपमा है वो दी होगी कि भाई चकली के यानी चकली ना माड़े गरुड़ पधार्या. फिर वो वापस चले जाते हैं और वापस जाकर
वो सोचते रहते हैं और तुरंत ही अपने आदमियों से कहते हैं कि ये जो अनाज की जो बैलगाड़ियाँ हैं जो दूसरी जगह जा रही थी उसे कविराज जो है गगूबा उनके यहाँ भेज दीजिए। और इस प्रकार कई या जो बैलगाड़ियाँ हैं अनाज भरकर कविराज गगूबा के घर पर भेज दी जाती हैं। पूरा गांव उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और यहाँ तक कि गगूबा भी सोच में पड़ जाते हैं कि दरबार ने उनके मन की जो स्थिति है वो किस प्रकार पहचान ली कि जो मेरा जो दुख है वो उन्होंने सुन लिया और इसीलिए कदाच ये जो अनाज की जो बोरियां है वो उनके यहाँ भेजी है। और इस प्रकार ये जो गगूबा है दरबार की उदारता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और ये सोचकर जो अनाज है वो रख लेते हैं कि ये जो दरबार है उन्हें उनकी जो गरीबी है वो उन्हें यानी कि उनसे देखी नहीं जा गई और इसीलिए उन्होंने ये अनाज उनके पास भेजा है और इस प्रकार वो उनकी उदारता पे न्यौछावर हो जाते हैं। तो ये जो कहानी है वो इस लोक कथा के अंदर बताई गई है। સૂરજ આથમવાની તૈયારીમાં છે। ખુલ્લા આભમાં કેસરી રંગના દીવડા ઝળહળવા લાગ્યા છે। સલૂણી સાંજ નવોડા નારીની જેમ ધીમે ધીમે પગલાં ભરતી જાણે કે ચકલીના માળા જેવા ગામમાં ગૃહ પ્રવેશ કરી રહી છે। આભ ભીંજતા પંખીડા પણ માળા ભણી પ્રયાણ કરી રહ્યા છે। ગામનું મહેનતું મનેક ઢોર ઢાંખર સાથે ગામ ભણી આવી રહ્યું છે। વહેલી પરોઢથી ઉલેચાઈ ગયેલું ગામ પાછું સભર થવા લાગ્યું છે। આવી અહુરી વેળાએ કાઠિયાવાડ તાંબેના નાનકડા એવા સન્નાળી ગામના પાદરમાંથી એક ઘોડાગાડી પસાર થઈ રહી છે। કોઈ ગામ આવ્યાનો અણસાર આવતા અંદર બેઠેલા દરબારે હળવો ખોંખારો ખાધો। તે સાથે જ ચાલકે લગામ ખેંચી ને તેજીલા તોખાર હણહણાતી કરતા ઊભા રહી ગયા હતા। ત્યાં દરબારનો રૂઆબદાર અવાજ પ્રગટ્યો કે ભાઈ કયું ગામ આવ્યું? બાપુ, ઘોડાગાડીના ચાલકે ઉત્તરમાં કહ્યું કે આપણું સન્નાળી ગામ છે। હે, સનાળી ગામ? તો કવિરાજ ગગુભાનું ગામ। હા હા બાપુ, ચાલકે વાતમાં સાક્ષી પુરાવતા કહ્યું, છે તો ગગુભાનું ગામ। તો પછી કવિરાજને ખબર દેવડાવો। આમ કહેતા દરબાર ઘોડાગાડીમાંથી બહાર આવ્યા। પોતાના દરબારી લેબાસને જરી ઠરીઠામ યાની કે ઠીકઠાક કર્યો। પછી સ્વગત બોલતા હોય એમ બોલ્યા કે કાલ સવારે ગગુભાનો મીઠો ઠપકો સાંભળવો પડે કે પાદરમાંથી નીકળ્યા તોય મને યાદ ના કર્યો। હા બાપુ, હમણાં કોક હારે હંદેહો કેવડાવું છું। ચાલક આમ કહી કોઈ જણને શોધતો ઊભો રહ્યો। હડાળા આમ તો ફૂલડા જેવું નાનું રૂપાળું રજવાડું, પણ તેની સુગંધ ચોમેર પ્રસરી ગયેલી। ખાસ તો દરબારી ગઢમાં કસુંબલ ડાયરો ભરાય, તેમાં સત ધર્મ ને સાહિત્યની મંડાણ મંડાય। દરબારની સારપની મોટપ માથે આ છોગું હતું, તેથી સુવાસ પ્રસરેલી। આ ડાયરામાં લીલા શાખના ચારણ કવિ ગગુભાને સામે સમંદર સમા દરબાર વાત સુરવાળાની પણ બેઠકો થાય। ક્યારેક મોંઘેરા મહેમાન એવા કલાના સાગર कलापीना पण पगला थाय। यानी यहाँ पर अगर हम देखने जाए तो यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर ये जो कुदरत का है जो वर्णन है बहुत अच्छी तरह से किया है कि जो सूरज है वो डूबने की तैयारी में है, यानी कि शाम होने की तैयारी है। और जिस प्रकार से शाम हो रही है सभी लोग अपने अपने घरों में जा रहे हैं, जैसे कि पंछी अपने घोंसलों में जा रहे हैं, और जो आदमी हैं, जो इंसान हैं, जो गांव के अंदर से जैसे ही सुबह होती थी खेतों के अंदर जाते थे, वो लोग अब शाम होने पर वापस अपने जो पशु है, जानवर है, उनके साथ गांव के अंदर वापस आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सुबह में खाली हो गया हुआ गांव फिर से शाम को भर रहा है। और ऐसे समय में
कहते कि सन्नाड़ी गांव के पादर में से एक जो घोड़ा गाड़ी है वो वहाँ से पसार हो रही थी, और जैसे ही कोई गांव आया है ये एहसास होते ही अंदर बैठे हुए दरबार ने अपने जो घुड़सवार है उन्हें थोड़ा इशारा किया, और वहीं जो घुड़सवार है उसने अपना घोड़ा तोखार तोखार यानी कि घोड़े मतलब तेज चलने वाले घोड़ों को उसने वहाँ रुकवा दिया। और अंदर से दरबार ने रुआबदार आवाज़ में कहा कि भाई ये कौन सा गांव आया हुआ है। तो घुड़सवार ने कहा कि बापू ये अपना जो सन्नाड़ी गांव है वो है। तो गांव का नाम सुनकर कविराज यानी कि ये जो दरबार है उन्होंने कहा कि क्या कविराज गगूबा का गांव। तो उस चालक ने कहा कि हाँ ये है तो गगूबा का ही गांव। तो फिर कविराज को संदेशा पहुंचाओ कि आपके पादर के अंदर दरबार आए हैं। अगर कहते हैं कि मैं यहाँ से उनको मिले बगैर चला गया तो कल सुबह वही मुझे थोड़ा डांटेंगे, यानी कि मीठा जो ठपका होता है, मीठी डांट जो होती है वो मुझे सुनाएंगे कि आप मेरे गांव के फादर में से गए और मुझे याद नहीं किया। और ये सुनकर चालक ने कहा कि हाँ मैं अभी ही आपका संदेशा भिजवाता हूँ। और इस प्रकार वो वहाँ किसी की राह देखने लगा, इंतज़ार करने लगा। हडाड़ा जो गांव है कहते कि वैसे तो फूल जैसा सुंदर और सुशील यानी कि ये जो रजवाड़ा है वो बहुत यानी कि छोटा सा रजवाड़ा है। उसकी जो सुगंध है चारों ओर फैल गई थी। खास तो ये जो दरबारी गढ़ के अंदर जो सभा भरती थी, कवियों की जो सभा होती थी, और जहाँ सच्चाई धर्म और साहित्य के ऊपर जहाँ बातचीत होती थी, कहते हैं कि इसकी जो ख्याति है, कीर्ति है, वो चारों ओर फैल गई थी। और ये जो दरबार है उनकी जो बड़ाई है, जो उनका जो प्रसिद्धि है, कीर्ति है, ख्याति है, वो चारों ओर लोगों के अंदर छा गई थी, क्योंकि वो इन कवियों को अपने दरबार के अंदर वो आश्रय देते थे और उनकी सभाएं रखते थे। और ये जो कवि हैं वो उनकी सभाओं में अच्छा स्थान प्राप्त करते थे। इस कवियों के अंदर कहते कभी कभी वात्सुर वाला जो कवि होते थे वो भी आते थे, और कहते कि ये जो दरबार है वो भी उसमें हिस्सा लेते थे। यहाँ तक कि कवि कलापी भी इनके ये जो सभा होती थी कवियों की, जो सभा यानी कि डायरा, जिसको गुजराती में डायरा बोलते हैं, बराबर हिंदी में बोलते हैं सभा, तो उन सभा के अंदर कवि कलापी भी आते थे। હડાળા રાજના ત્રીજા રાજવી એવા રામવાળા મૂળુવાળાને ત્યાં પણ ગગુભા આવે એમની મન ભરી મહેમાનગતિ માણે। ગગુભા ક્યારેક દરબારને મીઠીને આગ્રહભરી વિનંતી કરે કે બાપુ અમે તો આયા પેટમાં ટાઢક વળે એવી મહેમાનગતિનો લાવો અમે લઈએ છીએ, પણ આપ તો આમ ગરીબની ઝૂંપડીએ પધારો। પછી કહે કે અમારું આંગણું પાવન કરો। ભલે કવિરાજ તમારો આગ્રહ છે, પણ અન્ન જળ હશે તો ક્યારેક આવી જવાશે। દરબાર આમ મીઠી વિનંતીનો આશાભર્યો ઉત્તર આપે। આમ વખતો વખત ચાલે, પણ આજે ખરેખરનો મોકો મળી ગયો। આ બાજુ કવિરાજ ગગુભાને સંદેશો મળ્યો કે દરબાર સાહેબ ગામના પાદરમાં પધાર્યા છે। વાત સાંભળતા તો ગગુભાઈએ ભાવવિભોર થઈને ઉઘાડા પગે દોટ મૂકી, યાની કે દોટ દીધી। હે બાપુ, રામવાળા પાદરમાં ઊભા છે। ગામડાના ઉબડ ખાબડ રસ્તાને ઝાંખું પાંખું અજવાળું વિંધતા કવિરાજ ઉતાવળા પગે ગામમાં પાદરમાં આવ્યા ને અંતરના અઢળક ઉમળકાથી આવકારતા દરબારને કહ્યું કે પધારો પધારો મારા અન્નદાતા, આજ ચકલીના માળે ગરુડ પધાર્યા, અમારું આંગણું પાવન કરો। દરબાર કવિરાજના ઉમળકાને હૃદયના કરંડિયામાં શ્વાસથી ભરી રહ્યા હતા।
બાપુ, આપ આમ પધાર્યા ને જાણે કે સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો. કવિરાજ ગગુભાના સ્વરમાંથી જાણે નરવી ને ગરવી લાગણીની સરવાણી ફૂટવા લાગી. ગામનું પાદર, ઝાંખું પાંખું અજવાળું ને તેમાં આવા મબલખ મેળા જેવા મનેખની મીઠી ગોઠડી સાંભળવા વટે માર્ગો પણ ઊભા રહી ગયા હતા અને સાંજ તો જાણે કે આગળ વધવાનું ભૂલી ગઈ હતી. કવિરાજ દરબારે કહ્યું કે આપની લાગણીને હું સમજું છું. મને પણ આપને ત્યાં આવવાની તાલાવેલી છે, પણ મોડું થઈ ગયું છે, રોકાવાય એમ નથી. ગગુબા હાથ જોડીને એમ ઊભા રહ્યા. આ તો અહીં નીકળ્યા તે થયું કે ગગુબાને મળતા જઈએ. આપ રાજવીએ મન ગરીબને આમ યાદ કર્યો તે ધન્ય ભાગ્ય મારા. હર્ષાવેશમાં ગગુબાનો સ્વર ક્ષીણ થવા લાગ્યો હતો. પણ આજ રાતની રેણ રોકાવ તો ઘર જ નહીં, આખું ગામ राजी થશે. यानी ये जो हड़ाराज राज है, उसके जो त्रीजे जो राजा थे वो रामवाड़ा, उनके यहाँ पे भी ये जो गगुबा वो आते थे और उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी भी उनकी होती थी और उनकी मेहमान गति बहुत अच्छे से होती थी. गगुबा कभी कभी दरबार को मीठे शब्दों में आग्रह भी करते थे, विनती भी करते थे कि बापू, आपने तो हमें बहुत अच्छी मेहमान गति कराई, लेकिन कभी कभी आप हम जैसे गरीबों के यहाँ पे भी पधारिए और हमारे इस आंगन को पावन कीजिए. ये सुनकर ये जो दरबार है वो कहते थे, भले कविराज, आपका अगर आग्रह है और मेरे नसीब में अन्न जल लिखा होगा तो मैं कभी आपके यहाँ आ जाऊँगा. और इस प्रकार दरबार की मीठी भरी जो विनती है वो उसका वो उत्तर देते थे. और इस प्रकार कई बार ऐसी बातचीतें होती थी, लेकिन आज सही समय आ गया था. इस तरफ कविराज गगुबा को जैसे ही संदेशा मिला कि दरबार साहब आपके गांव के अंदर, आपके गांव के पादर में पधारे हैं, आए हैं, सुनते ही गगुबा एकदम भाव विभोर हो गए, यानी कि बहुत खुशहाल हो गए. और कहते कि पैरों के अंदर जूते पहने बगैर खुले पैरों से वो दौड़ लगाई और कहा कि हैं रामावाड़ा, यानी कि बापू दरबार रामवाड़ा आए हैं और वो गांव के उबड़ खाबड़ जो रास्ते हैं वहाँ उस रास्तों को पार करते हुए तेज कदम से वो उनकी तरफ, गांव के पादर की तरफ आ गए और बड़ी भाव विभोर होकर उन्होंने दरबार को आवकार दिया और कहा कि पधारिए पधारिए मेरे आनंददाता. आज जो चकली है, चकली यानी कि चिड़िया, चिड़िया के घर पर आज गरुड़ पधारे हैं, हमारे इस आंगन को पावन कीजिए. दरबार कविराज के इस हृदय के आनंद को कहते कि बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रहे थे, अपने सांसों में भर रहे थे. और दूसरी तरफ ये जो कविराज है वो आगे कहते हैं कि बापू, आप इस प्रकार यहाँ आए, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे लिए सोने का सूरज निकल आया है. कविराज गगुबा के स्वर में से जैसे कि बहुत अच्छी अच्छी ऐसी बातें दरबार के लिए निकलने लगी थी. गांव का पादर जो था और थोड़ा थोड़ा सा जो उजाला चारों ओर फैला हुआ था और ये जो चारों ओर ये जो लोग फैले हुए थे, यानी कि जो रास्ते से वहाँ से गुजर रहे थे वो सब इनको देखने के लिए यहाँ खड़े हुए थे. ऐसा लगता था कि जैसे शाम जो है वो आगे बढ़ने का भूल गई थी. कविराज ने दरबार से कहा, यानी कि जो कविराज ने उन्हें जो मानवाचक जो शब्द कहे और उनसे बहुत प्रेम से मिले, ये देखकर दरबार ने कहा कि मैं आपकी जो लागणी है, इच्छाओं को मैं समझता हूँ, मुझे भी आपके यहाँ आने की बड़ी इच्छा है, लेकिन आज मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि बहुत देर हो गई है. लेकिन फिर भी गगुबा ने हाथ जोड़कर वहीं पे खड़े रहे और कहा कि वो कुछ भी नहीं बोले. फिर आगे दरबार ने कहा
कि मुझे ये हुआ कि चलो यहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ तो कविराज गगूबा को मिलता जाऊँ। ये सुनकर ये जो कविराज है उन्होंने कहा कि आप जैसे राजा ने मुझ जैसे गरीब को याद किया, वही मेरे लिए धन्य है। और इस प्रकार हर्ष आवेश में कहते हैं कि गगूबा का जो स्वर है वो क्षीण होने लगा था और कहा कि बापू, आज की रात आप मेरे घर पर रुक जाइए। अगर आप रुक जाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और पूरा जो गांव है, पूरे गांव को भी बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।